Hello guys, welcome to the channel. So today we are going to talk about RBI, Reserve Bank of India. हमें पता है कि RBI जो है इंडिया का सेंट्रल बैंक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको क्या समझ आया, क्या नहीं समझ में आया एंड एनीथिंग यू वांट टू शेयर। ठीक है। सो आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई के बारे में जानने से पहले हम सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो देखो, रिक्स बैंक जो था ना, वो स्वीडन का सेंट्रल बैंक था और ये दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल बैंक था जो कि 1668 में एस्टैब्लिश हुआ था। सेम इसी तरीके से बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का बैंक था जिसे मदर ऑफ सेंट्रल बैंक कहा जाता है और ये 1694 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो इंडिया का भी जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये पूरा इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। ये बैंकिंग सिस्टम का लीडर होता है, बैंकों का बैंक। ठीक है। और ये जो होता है सारी बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब हमने सेंट्रल बैंक की हिस्ट्री तो जान ली, अब हम जानते हैं आरबीआई की हिस्ट्री। देखो, अच्छे से समझना, इंटरेस्टिंग है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज चलता था, तो आरबीआई को खुलवाने में भी ना थोड़ा हाथ ब्रिटिशर्स का ही था। ठीक है। सबसे पहले वैरन हेस्टिंग ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बिहार को इंडिया का सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया था, किसमें? 1773 में। लेकिन काम नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 1867 में जी डिक्सन ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को जोड़ करके सेंट्रल बैंक बनाने का प्रपोजल दिया था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और फिर इन तीनों बैंकों को इंपीरियल बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया 1913 में। और एक बात और बता दूं, इंपीरियल बैंक ही आज की तारीख में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। उस टाइम पर भी ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था, आज भी ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। अब क्योंकि सेंट्रल बैंक नहीं बन पाया, तो 1920 में हिल्टन यंग कमीशन ने भी सेम यही चीज बोली थी कि इंपीरियल बैंक को ही हम सेंट्रल बैंक बना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर 1927 में एक और बिल रिप्रेजेंट किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको की कुछ इश्यूज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। अब ब्रिटिशर्स तो जिद्दी थे, उनको तो करवाना था पास बिल। तो 1933 में फिर से एक नया बिल पास किया गया, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, बदलाव किए गए थे। और 1934 में हमारे इंडिया के गवर्नर ने परमिशन दे दी कि हाँ, आप सेंट्रल बैंक ओपन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से 1 अप्रैल 1935 को हमें आरबीआई मिला और आरबीआई ने फाइनली 1934 में काम करना चालू कर दिया था। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, अब आरबीआई जो इतना बड़ा काम करता है तो उसका एक बोर्ड भी होगा, तो उसका सेंट्रल बोर्ड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सेंट्रल बोर्ड में 21 मेंबर्स हैं, 21 मेंबर, जिसमें सबसे पहला सबसे बड़ा आता है गवर्नर। ठीक है। और उसके बाद आते हैं 4 डिप्यूटी गवर्नर्स, फिर आते हैं 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव, फिर आते हैं 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं। फिर आते हैं 4 डायरेक्टर जो कि लोकल बोर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। लोकल बोर्ड क्या आते हैं, वो क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे। और फिर ये जो जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, ये किसने अपॉइंट किए होते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए होते हैं। और जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना, इसको अपनी वर्किंग डिस्कस करने के लिए टाइम टू टाइम मीटिंग रखनी पड़ती है। ठीक है। और ये रूल है कि एक साल में कम से कम भी नहीं तो 6 बार तो आरबीआई अपनी मीटिंग रखेगा ही रखेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं लोकल बोर्ड की। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इन 4 डायरेक्शन, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ एंड साउथ। तो हर एक डायरेक्शन से एक एक बोर्ड होता है, जैसे कि नॉर्थ आरबीआई का बोर्ड हो गया, साउथ आरबीआई का बोर्ड हो गया। ठीक है। अब इतना बड़ा नॉर्थ इंडिया है, तो ये थोड़े है कि पूरा का पूरा जो है आरबीआई ही हैंडल कर लेगी अकेले, तो इसलिए छोटा सब डिवाइडेड किया हुआ है। ठीक है। हर एक बोर्ड में 5 मेंबर होते हैं और ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स का जो वर्किंग टाइम होता है ये 4 साल का होता है, टर्म ऑफ वर्किंग होता है इनका 4 इयर्स। ठीक है। आरबीआई का खुद का भी एक फाइनेंशियल सुपरविजन बोर्ड होता है जो कि ये देखता है कि सारे लोकल बोर्ड अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये जो लोकल बोर्ड है ना, ये 1994 में नवंबर में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका काम होता है कमर्शियल बैंक जितने भी बैंकिंग है और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी वर्किंग देखना, उनको सुपरवाइज करना या किसी भी तरीके से उनको प्रमोट एंड सपोर्ट करना। ठीक है। इनके भी जो डायरेक्टर्स होते हैं और को मेंबर्स होते हैं, वो हर साल मीटिंग करते हैं। और बल्कि ये लोकल बोर्ड क्योंकि छोटे लेवल पे होता है, तो इसलिए हर महीने और या फिर वर्किंग के अकॉर्डिंग अपनी मीटिंग रखनी होती है। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया कि आरबीआई जो है इंश्योरेंस का काम भी करता है, बैंकों का बैंक है, और हमें ये भी पता है कि करेंसी छापने का काम भी आरबीआई करता है। तो अब अकेला आरबीआई इतने सारे काम को कैसे देखेगा? तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला पार्ट क्या आता है? डीआईसीडीसी। तो डीआईसीडीसी का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है।
ये भी आरबीआई की सब्सिडरी है। इसको 15 जुलाई 1978 में डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अंडर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसका पर्पस था टू प्रोवाइड इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट। जितना भी पैसा हम लोग अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं ना, कल को वो पैसा चोरी हो जाए, बैंक बंद हो जाए, तो हमारे पैसा कौन देगा? तो आरबीआई उस बैंक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करता है। तो उस इंश्योरेंस से हमें अगर कुछ हो जाता है तो हमारा पैसा मिलता है। ये है डीआईसीजीसी का काम। और गारंटिंग लोन्स एंड क्रेडिट फैसिलिटीज, बैंक हमें लोन देता है, कल को हम लेकर के भाग जाए, कल को हम बैंक का पैसा ना चुकाए, तो बैंक जो है उसको भी इंश्योर करता है। इंश्योरेंस का पैसा जब आप लोन लेते हैं तो उसमें लगता है अलग से, ठीक है, ताकि बैंक का पैसा सेफ रहे। और डीआईसीजीसी से पहले दो और कॉर्पोरेशन थी, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जिसको की मिला करके डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन बना दिया गया। ठीक है, देखो दो चीजों से एक चीज बनेगी तो मेंबर्स भी कम होंगे, काम भी थोड़ा और ज्यादा कंफ्यूज ना होकर एफिशिएंट हो सकेगा, इसीलिए। तो डीआईसीजीसी इंश्योर करते हैं कि बैंक में जितने भी डिपॉजिट है, फिर चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, रिकरिंग डिपॉजिट हो, टर्म डिपॉजिट हो, 1 लाख रुपए तक के, वो इंश्योर्ड हो पाए। अब यहाँ पर हम एक और बात बताते हैं इम्पोर्टेंट, कि अगर आपके एक ही बैंक में एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, तो आरबीआई क्या कहता है कि एक इंसान का बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए तक का इंश्योर्ड होगा एक बैंक में। ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है कि एक ही बैंक में आपके 4 अकाउंट है, सब में 50-50 हजार रुपए पड़े, टोटल कितना हो गया? 2 लाख। तो आरबीआई सो उसमें से चारों बैंक में से सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही इंश्योर करेगा, आपका सारा अमाउंट इंश्योर नहीं होगा। सो इसीलिए कहा जाता है कि सारा पैसा एक ही बैंक में ना इन्वेस्ट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन नहीं कराएं। ठीक है, इफ देर इज मोर देन वन अकाउंट इन द सेम बैंक, ऑल आर ट्रीटेड एज सिंगल एंड इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड बाय इंश्योर्ड बाय हिमसेल्फ। अब आप कहोगे कि जो आपका अमाउंट आप डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने तो इंश्योरेंस नहीं करवाया, तो इंश्योरेंस का प्रीमियम कौन देगा? इंश्योरेंस का प्रीमियम बैंक खुद देता है, आपसे नहीं लेता। ठीक है, तो अब ये जो डीआईसीजीसी है ना, ये किस रूल के अंडर काम करता है? ये अपने डीआईसीजीसी एक्ट 1961 और डीआईसीजीसी जनरल रेगुलेशन एक्ट 1961 के अंडर काम करता है। और ये एक्ट बनाए किसने हैं? ये एक्ट आरबीआई ने बनाए हैं सेक्शन 50 ऑफ सब सेक्शन 3 के रूल्स एंड पावर्स के तहत। नेक्स्ट हमारा आता है बीआरबीएनएम, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। हमें पता है कि आरबीआई बैंक जो है नोट छापता है और उसको पूरे इंडिया में सर्कुलेट करता है। तो यही इसका काम होता है बीएनबी का, कि ये एक आरबीआई की होली ओन्ड सब्सिडरी है जो कि नोट्स को प्रिंट करती है। ये 1955 में इंडिया में बैंक के जो नोट होते हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए खोली गई थी। इसके हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटक में है। इसके चेयरपर्सन जो करंट चेयरमैन है वो है श्री टी रविशंकर। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये जो होता है इंडिया में मेजर नोट सप्लाई का काम देखती है, लेकिन जो बची कुची कसर है, मतलब ऑब्वियसली बात है, बीएनबी तो नोट छाप ही रहा है, सप्लाई कर ही रहा है, लेकिन बाकी जो सप्लाई है वो कौन करता है? वो एसपीएम करती है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन करता है। ये भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है। इसके भी 2 प्रेस है, एक मिसूर में और एक सलबोनी में। कंपनी ने 2016-17 में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था, उन्होंने 20,000 मिलियन नोट एक ही साल में छापे थे। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ और बातें भी है कि इस कंपनी का अपना खुद का एक डिजाइन सेल है। डिजाइन सेल मतलब ये नोट कैसे छपने हैं, अपना नोट का एक पर्टिकुलर प्रिंट होता है, भाई 2000 का नोट अलग है, 500 का नोट अलग है, 100 का अलग है, तो उसको किसने डिजाइन किया है? बीआरबीएनबी ने ही डिजाइन किया है। ठीक है, ये जो बीआरबीएनबी है ये हर डेनोमिनेशन के नोट प्रिंट करता है, 2000, 500, 1000, 100 सबके। लेकिन इसके अंदर 2 अलग प्रेसेस भी है, एसपीएमसीआईएल जो कि एक नासिक में है और एक देवास में है, जो कि स्मॉल क्वांटिटी के नोट छापते हैं। ठीक है, और जो एसपीएमसीआईएल है वो एक सिक्योरिटी पेपर मिल है जो कि होशंगाबाद में है, और इसको 1968 में एस्टेब्लिश किया गया। तो ये कमर्शियली और नॉन कमर्शियली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग है। एसपीएम देखो क्यों इसे अलग किया गया था, ये जो है सिक्योरिटी पेपर प्रिंट करती है, फिर चाहे वो चेक का हो या हमारे जो नोट होता है, करेंसी होते हैं, उसका ना पेपर कागज अलग होता है, कॉटन टाइप होता है, तो उसका भी पेपर जो होता है ये प्रिंट करती है। या फिर हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनका पेपर प्रिंट करती है। ये इंडिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी पेपर मशीन, प्रिंटिंग मशीन हैंडल करता है। एसपीएम के मिंट्स भी हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। मिंट्स का काम करती है, सिक्के बनाती है। भारतीय रिजर्व बैंक तो क्या देखता था? नोट देखता था। एसपीएम क्या देखता है?
कॉइन्स देखता है और सिक्योरिटी पेपर्स देखता है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पेपर्स देखता है तो वो छोटे छोटे नोट छाप भी लेता है। ठीक है, और ये सब गवर्नमेंट के अंडर ही होता है। ऐसा नहीं है कि एसपीएम का मन करा तो आज 100 रुपए के जो है 15-20